Assalamu alaikum students. Welcome to academic reading and writing. Students, today our topic is instructions writing. Let's start. Students, हमारा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा वास्ता पड़ता है ऐसी सिचुएशन के साथ जहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं या हमें हदायत देनी पड़ती हैं। तो अगर हमें हदायत देनी ना आती हो या हमें ना पता हो कि हदायत कैसे देते हैं तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाए, कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए जाएं और इससे पहले कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे मौक़ों पे देते हैं और हमें कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन राइटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में एक्चुअली हम बताते हैं कि कोई काम या कोई चीज़ कैसे की जाती है या किसी चीज़ को कैसे बनाया जाता है या कोई काम किस तरीके से किया जाता है। और ये नॉर्मली एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि एक प्रोसेस होता है, एक से दूसरे पे तीसरे पे। हम इंस्ट्रक्शंस किन मौक़ों पे देते हैं? तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ये नॉन फिक्शन होती हैं। ये कहानी या नावल वगैरह नहीं होती हैं, बल्कि ये नॉन फिक्शन होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स स्किल्स की बात होती है, आर्ट की बात होती है या डिज़ाइन की बात होती है। आप देखते हैं कि खानों की जो रेसिपीज़ होती हैं एक्चुअली उसमें हम इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे होते हैं, या फिर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें भी आप अगर थोड़ा-सा अपनी हाई स्कूल के अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट्स को जब आप करते थे तो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। और इंस्ट्रक्शंस ऑन पैकेजिंग, जैसे फूड कैसे पैक की जाती है या क्लॉथिंग कैसे, क्लॉथ्स के लिए कि कटिंग कैसे करेंगे या इसको हम सिलाई कैसे करेंगे, इसको पैक कैसे करेंगे, या फिर सुपर ग्लू वगैरह कि हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि पोस्टर्स होते हैं, नोटिसेस होते हैं, साइंस होते हैं। जब आप किसी स्टेशन पे जाते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ हिदायतनामा लिखा हुआ होता है, इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं। इवन आप वॉशरूम में देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे होते हैं, साइंस होते हैं, या किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन बोर्ड नज़र आएंगे। तो इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स और नोटिसेस, इवन आप अपने यूनिवर्सिटी में देखिए कि आपके लिए जो नोटिसेस लगाए जाते हैं उसमें भी आपके ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस ही दी गई होती हैं कि आपने क्या प्रोसेस करना है अपनी फ़ी सबमिट कराने के लिए, या फिर आपके एग्ज़ाम जब शुरू होंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, या आपका कोई सेमिनार हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है। टेक्निकल मैनुअल जो होते हैं, जैसे कार है, कंप्यूटर है या कोई मशीनरी हम अपने घर में लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि उसके साथ एक मैनुअल होता है, तो उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस ही दी गई होती हैं। सीइंग और निटिंग, तो आप देखते हैं कि सिलाई और कढ़ाई के जो पैटर्न्स होते हैं जब हम मार्केट से वो ख़रीदते हैं या फिर हम उसको यूट्यूब पे कोई उसका वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस ही दी जा रही होती हैं। या फिर डू इट योरसेल्फ बुक, बहुत सारी ऐसी बुक्स मार्केट में मिलती हैं आर्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड या किसी भी स्किल से रिलेटेड, जिसमें आप घर पे रहकर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो वो एक्चुअली डू इट योरसेल्फ टाइप का एक बुक होती है जिसमें भी इंस्ट्रक्शंस ही दी गई होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस का कितना अमल दखल होता है और हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर इंस्ट्रक्शन से वास्ता भी पड़ता है। मगर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें समझ नहीं आती है कि हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दें या उसको फॉरवर्ड करें, तो उसका तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। इंस्ट्रक्शन के टेक्स्ट में क्या होना चाहिए और उसको किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पर्पज़ है कि हम इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में जो कुछ हमने लिखना है उसका पर्पज़ क्या होगा। पर्पज़ ये है कि टू ब्रेक द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिंपल स्टेप्स, कि इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर उसके लिए ज़रूरत किस बात की है, अ टाइटल। सबसे पहले तो हम टाइटल देंगे कि टेलिंग व्हाट्स टू बी अचीव्ड, कि हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या हासिल होने वाला है। दूसरे नंबर पर इफ़ रेलिवेंट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इक्विपमेंट्स नीडिड, ये तो एक लाजमी चीज़ है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कुछ बनाने के लिए या किसी काम के लिए तो उसके लिए हमें
लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट्स जो हैं हमने देनी ज़रूर होती है, मगर ये हर इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है। जब आप देखते हैं कि आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं या आप किसी गैस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं। पेट्रोल पंप वगैरह पे भी दी होती है, तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपसे वो कहते हैं कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन या स्विच ऑफ योर व्हीकल। तो उसमें आप ये देखें कि उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपने उनकी हिदायत पे अमल करना होता है। मगर बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिसमें हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। जब हम डू इट योरसेल्फ टाइप की कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें देखें कि इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और थर्डली, लेआउट विच क्लियरली शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और एक ऐसा लेआउट हो आपके पास, आपका जो इंस्ट्रक्शंस का के टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो आपके स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप बताए, सीक्वेंस में बताए। द सेकेंड पर्पज़ इज़ टू एक्सप्लेन दैम स्टेप बाय स्टेप एज क्लियरली एंड सिंपली एज पॉसिबल। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को हमने सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करना है, फिर हमने उसको सिंपली बताना है। थर्डली, टू इंश्योर द रीडर सक्सेस इन कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, और इस बात को यकीनी बनाना है कि रीडर ने हमारी बात को समझ लिया है और वो उसको बिल्कुल वैसे ही इंश्योर करके काम करें जैसे हमने कहा है। द जॉनर ऑफ टेक्स्ट कैन ऑल्सो अफेक्ट द पर्पज़। अब टोन किस तरह की है और हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है अपने इंस्ट्रक्शंस का, ये बड़ा पर्पसफुल होता है और ये हमारे पर्पस को इफ़ेक्ट भी करता है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट जॉनरा अडॉप्ट करते हैं उसकी इफ़ेक्टिविटी के हिसाब से। तो सीक्वेंस में जब हमने अपना लेआउट दिया तो उसके साथ क्या होगा कि अगर हम डायग्राम या पिक्चर दे दें तो मामला बड़ा क्लियर हो जाता है, बजाय कि हमने सिंपली चीज़ों को लिखा हो। तो आप ये देखते हैं कि जब इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं या फिर हम तस्वीरें देख रहे होते हैं तो एक सिंपल सी लिखी हुई इंस्ट्रक्शन से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो उसमें आप ये देखें कि यहाँ पर एक हमने ओवल शेप बनी हुई है जिसके अंदर स्पेशली अ पिक्चर ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट सो द रीडर नो व्हाट टू एम फॉर। एक बनी हुई तैयारशुदा प्रोडक्ट की तस्वीर लगी हुई बनी हुई हो और उसके साथ अटैच की हुई हो इंस्ट्रक्शंस के साथ, ताकि रीडर को पता हो कि जब ये सारा कुछ मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो उसके बाद मुझे ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट हासिल होने वाली है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी है और फिनिश गुड का सामने हो तो पता भी होता है कि उस गुड को प्रेजेंट कैसे करना है। और अगर उस प्रोसेस की पिक्चर्स और डायग्राम हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। परहैप्स अदर organizational devices like boxes for additional information, bullet points, warning symbols to aid clarity। तो आपने देखा है कि यहाँ पर एक ओवल शेप में बताया गया है, एक पूरे टेक्स्ट में आप डिफरेंट शेप्स देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक इंस्ट्रक्शंस यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर भी दी हुई है। तो इसी तरह कुछ बॉक्सेस अगर ऐड कर दिए जाएँ, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, अगर आप अपनी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की आप बुक्स को अगर आप थोड़ा सा ज़हन में लेके आएँ तो आप देखते हैं कि बड़ी कलरफुल सी बुक्स होती हैं और उनके साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर मज़ीद उसकी क्लैरिटी दे रहे होते हैं। कोई कुछ कैलकुलेशंस दे रहे होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे वार्निंग सिंबल्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये काम कितना हार्मफुल है या ये बात कितनी लेस हार्मफुल है या इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो अगर ये चीज़ें भी ऐड कर दी जाएँ तो ये भी आपके इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर देती हैं। अब इंस्ट्रक्शन राइटिंग अगर हमने करनी है तो उसमें सबसे पहले हमने अपना ऑडियंस एनालिसिस करना है। ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है? जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं या जब भी कोई हम पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं तो एक्चुअली हमने अपनी ऑडियंस को नज़र में रखना होता है। जब आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं, जब आप एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपना ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपकी ऑडियंस आपके टीचर होते हैं। आपको पता होता है कि ये वाला जो हमारा ऐसे है ये हमारे टीचर ने पढ़ना है, ठीक है? और आपको फिर ये पता होता है कि आपके टीचर का नॉलेज क्या है और वो आपसे एज में आपका क्या डिफरेंस है, उनका उनके नॉलेज का क्या डिफरेंस है और वो आपसे क्या चाहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है। सेम एज़ जब पेपर टीचर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि आंसर शीट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं जिस पे लिखा गया होता है कि आपने अपना रोल नंबर कहाँ पे लिखना है, आपने अपने सिग्नेचर कहाँ पे करने हैं और आपने किस कलर की बॉल पॉइंट से या किस कलर के मार्कर के साथ आपने
अपनी आंसर लिखना है, या फिर आपने डायग्राम किस पेंसिल से बनाना है, या आपने अगर एडिशनल शीट लेनी है तो उसके नंबर कहाँ पे पुट करने हैं, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस किस ऑडियंस को जहन में रख के बनाई गई होती है? असल में उस स्टूडेंट को जहन में रख के ये सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई गई हैं जिसने वो पेपर अटैम्प्ट करना होता है। सेम एज़ जो क्वेश्चन पेपर होता है, जब टीचर डिज़ाइन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि आपने इतने वर्ड्स का आंसर लिखना है, या आपका जो आंसर है उसके इतने मार्क्स होंगे, या फिर आपने कटिंग नहीं करनी है, या आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी है, या फिर आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो एक्चुअली वो सारी इंस्ट्रक्शंस टीचर ने लिखी होती हैं, और किसको माइंड में रख के, किस ऑडियंस को जहन में रख के लिखी होती हैं? अपने स्टूडेंट को जहन में रख के लिखी होती हैं। तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक हम रेसिपी दे रहे हैं किसी खाने की, तो नॉर्मली हमें पता है कि हमारी ज़्यादातर जो ऑडियंस होगी वो ख़वातीन की होगी, और ज़्यादातर जो ख़वातीन होंगी उनकी एज जो होगी वो 15 साल से अबव होगी, और उनके इंटरेस्ट क्या होंगे कि उनका इंटरेस्ट कुकिंग वाला होगा, तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ होंगी। तो ये एक एनालिसिस है जो हमने अपने ऑडियंस का कर लिया है। तो थिंक अबाउट द ऑडियंस फॉर द इंस्ट्रक्शन, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए? हाउ मच डू यू नो अबाउट दैम, यानी कि उनकी एज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके प्रायर नॉलेज क्या है। तो आपको मैंने जैसे रेसिपी का बताया, या मैंने आपको ऐसे राइटिंग का बताया कि जब आप अपनी कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कौन देखने वाला है या कौन सुनने वाला है। तो उसी हिसाब से फिर अपने टेक्स्ट को मैनेज किया जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है? यूज़ व्हाट यू नो अबाउट योर ऑडियंस टू डिसाइड। तो आपने जब आपने ऑडियंस एनालिसिस कर लिया है तो आपने फिर हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जो आपके ऑडियंस को इम्प्रेस करे, या आपका जो मकसद है राइटिंग का वो पूरा कर दे। उसका बैकग्राउंड डिटेल क्या है? जैसे मैंने आपको अभी रेसिपी के बारे में बताया कि ज़्यादातर हाउसवाइफ होंगी, उनका इंटरेस्ट कुकिंग के अंदर होगा, 15 साल से ऊपर होंगी, और ज़्यादातर ख़वातीन होंगी, और ज़्यादातर ख़वातीन होंगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ख़वातीन हों। तो अपनी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है उसको जहन में रख के ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, तो उसी हिसाब से फॉर्मेलिटी भी उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है। सो अब जो टेक्स्ट होता है, जो सारी ऑडियंस एनालिसिस के बाद जो, या जो उसका बैकग्राउंड जानने के बाद जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे फॉल करेगा, यानी कि वो इनफॉर्मल स्टाइल होगा या फिर फॉर्मल स्टाइल होगा, वो पर्सनल स्टाइल होगा, मैं करके या आप करके बात की जाएगी, या बिल्कुल इम्पर्सनल स्टाइल होगा, यानी कि उसमें ना आपको मुखातब किया जाएगा ना मेरा नाम लिया जाएगा, बल्कि वो इम्पर्सनल होकर लिखा जाएगा। तो ये भी दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ जॉनरा कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस किस्म का टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट करना है। हाउ टू प्लान इंस्ट्रक्शन राइटिंग, तो इसमें मैं आपको एक फ़्लो चार्ट दिखा रही हूँ। वो फ़्लो चार्ट क्या है कि सबसे पहले प्लान अ फ़्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ब्रेकिंग इट इनटू ऑब्वियस स्टेप्स। तो पहले ही अपना एक फ़्लो चार्ट बना लेना चाहिए और उसको एक छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। इफ़ पॉसिबल एक्चुअली डू और मेक वट एवर इट इज़ योर सेल्फ रिफाइनिंग द स्टेप्स। तो अपने स्टेप्स को रिफ़ाइन करने के लिए जो आप बताने जा रहे हैं, आप पहले उसको ये ऐसे इमेजिन कर लें कि आप वो काम कर रहे हैं, या आप वो कर ही लें तो बेहतर है कि आपको पता हो कि छोटी-छोटी इंस्ट्रक्शन भी, या छोटी-छोटी हिदायत भी उसमें से मिस ना हो। थर्डली, जॉट डाउन नोट्स फॉर ईच स्टेप ऑन अ फ्लो चार्ट। आपने एक फ़्लो चार्ट बनाया, बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है, ये एक फ़्लो चार्ट है, और आपने ये दायरे बनाए हैं, और इन दायरों के अंदर आपने वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन लिखनी शुरू कर दी हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है? और जब हम जॉट डाउन नोट्स को जॉट डाउन करें तो उसमें हमने क्या करना है कि एज़ यू गो लिस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड इक्विपमेंट्स। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट्स जो लिस्ट दी गई हो उसी हिसाब से उसको आगे उनका इस्तेमाल बताना है। दूसरा, ड्रॉ एनी डायग्राम यू नीड। तो उसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी डायग्राम ड्रॉ करें, या फिर उसकी तस्वीर खींच के उसके साथ अटैच कर दी जाए। Fourthly, look back at the flow chart, add any further necessary details। अगर आपको लगे कि मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है तो आप उसमें वो एडिशनल डिटेल भी ऐड कर दें। तो इस सारी पहले आप उसको चेक करें, और फिर आपको जिस जिस पॉइंट के अंदर ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पर आप डिटेल ऐड करते जाएं। अब इस इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? सबसे पहले टाइटल की बात हो रही थी, व्हाट्स टू बी अचीव्ड। टाइटल दिया कि जी हम कुछ करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, कुछ
कुक होने वाला है, या फिर कोई चीज़ हम फिनिश्ड फॉर्म में तैयार करने वाले हैं, कोई चीज़ पैक करने वाले हैं, कोई नई चीज़ बनाने वाले हैं, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और फिर अगला जो स्टेप है उसमें क्या है, व्हाट यू नीड। इसमें इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे वन बाय वन, बड़ी डिटेल के साथ इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। और इंग्रेडिएंट्स जो हैं अगर ज़रूरत है तो मेजरमेंट या उसका जो वे है उसके हिसाब से बताना है। और कोशिश करें कि जो मैक्सिमम उसके जो यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, तो जितने भी राइजुल वक्त हैं उनको सबको साथ में बताया जाए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और डायग्राम है तो उसको लेबल करें, और व्हाट टू डू वन स्टेप एट अ टाइम। और ये एक फ़्लो चार्ट है, और आपने इस हर पॉइंट के अंदर एक एक पॉइंट लिखना है। और एक एक पॉइंट इस तरह नहीं है कि एक एक वर्ड है या एक एक लाइन है, ये एक सेंटेंस से लेकर एक सेक्शन यानी कि एक पैराग्राफ तक भी हो सकती है। ये एक जो स्टेप है एक सेंटेंस से लेके एक पैराग्राफ तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। तो लैंग्वेज बड़ी क्लियर, बहुत कंसाइज वोकैबुलरी होनी चाहिए, और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करें, और इम्पेरेटिव वर्ब्स। अब इसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं या इम्पेरेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करें। सिंपली कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर हम किसी को किसी काम करने के लिए तैयार करते हैं या उन्हें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सिंपली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। मिक्स द फ्लोर, अब ये देखें कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कट अलोंग द लाइन, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। प्रेस द स्पेस बार, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फीड एंड एक्सरसाइज योर डॉग, तो यहाँ पर भी ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलवेज यूज़ द करेक्ट इक्विपमेंट, एडवर्ब के साथ वर्ब और फिर आगे सेंटेंस। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंस्ट्रक्शन राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटीज़, मेजरमेंट एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स और जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्लियर स्टेटमेंट हो, और जितने भी इंटरनेशनल यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो सब के सब उसमें कोशिश की जाए कि बताए जाएँ। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ फॉर क्लैरिटी रादर दैन विविडनेस और इफ़ेक्ट। तो नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में बताया था, तो उसमें बड़ी हम विविडनेस और बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर हमने उसको डिटेल के लिए इस्तेमाल करना है और क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल करना है रादर दैन विविडनेस और इफ़ेक्ट। नंबर एंड और टाइम कनेक्टिव्स टू शो स्टेजेस इन द प्रोसेस। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जब हम प्रोसेस बता रहे होते हैं या हम एक्सपेरिमेंट या कोई डू इट योरसेल्फ टाइप की कोई बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर नंबर्स के कितनी मिकदार चाहिए और कितना टाइम चाहिए, किस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है। तो ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि प्री प्रिपरेशन आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा, और टोटल टाइम ऑफ प्रिपरेशन कितना होगा। तो आपके ऑडियंस को ये पता होगा कि अगर ये काम हम करने लगेंगे तो हमें ये इतने दिन लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे या इतने मंथ लगेंगे, तो तब हमें जाके ये वाला रिज़ल्ट मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस देते हुए थर्ड पर्सन इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करनी है। ये थर्ड पर्सन इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? व्हेन मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल अ गेम, जब हम एक गेम के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों तो वहाँ पर अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमने थर्ड पर्सन बन के देना है, इफ़ वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है और नेम और लेबल इस्तेमाल कर लेने हैं। यानी कि आपने टीम्स बना देनी हैं, ग्रुप्स बना देने हैं अगर मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व्स। उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। takes a card, player 1 takes a card, team 1 tries to score points, team 2 tries to stop them। तो आप ये देखें कि हमने यहाँ पर लेबलिंग कर दी है, नेम कर दिया है, लेबल कर दिया है कि प्लेयर ए ये है, टीम 1 ये है, टीम 2 ये है, या फिर द बैटिंग साइड ये करेगी, फील्डिंग साइड ये करेगी। तो
यानी कि ये एक थर्ड पर्सन इंस्ट्रक्शन होगी इसमें, कि हम पार्ट ऑफ गेम नहीं हैं, बल्कि हम बाहर रहकर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव स्केलेटन नोट टेकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि कितने टाइप के आपका जो स्केलेटन हो सकता है, कितने टाइप के आपके इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एक तो है कॉमिक स्ट्रिप। कॉमिक स्ट्रिप क्या होता है? ये तस्वीरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। एक तस्वीर, फिर दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी तस्वीर, उसमें ज़्यादातर तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश की जाती है रादर दैन वर्ड्स। दूसरा है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर हम सीक्वेंस के अंदर, यानी कि पहले बाद में उसके बाद इस तरह से, या फिर लिस्ट है तो लिस्ट में भी है कि प्रायोरिटी डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी हम किस तरह से सेट करते हैं, इम्पोर्टेंट टू लिस्ट या फिर लिस्ट टू इम्पोर्टेंट। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन सा स्केलेटन लेना चाहते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ स्केलेटन इन यूज़। तो आगे आपको एक मैं एग्जांपल देने वाली हूँ कि हम इस पूरे के पूरे ये जो मैंने आपको एक बताया है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, उसको आप किस तरीके से देखेंगे। हाउ टू मेक अ पेपर माशे बॉल। तो एक पेपर माशे बॉल को बनाने का तरीका है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फिनिश गुड की तस्वीर भी मौजूद है कि आप जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपका जो पेपर माशे बॉल है ये देखने में कैसा लगेगा। तो बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जिसको पता ही नहीं होगा कि ये पेपर माशे होता क्या है, तो उसके लिए इस ओवल शेप में बताया गया है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको आइडिया तो हो जाएगा कि एक्चुअली पेपर माशे बॉल दिखने में कैसा लगता है, मगर फिर भी ये एक नई टर्म है तो इसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पेपर माशे इज़ द फ्रेंच फॉर च्यूड पेपर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेपर एंड पेस्ट दैट हार्डन व्हेन ड्राई। तो सिंपली पता लग गया कि पेपर और पेस्ट को मिला के इस तरह का एक मटेरियल तैयार किया जाता है और उससे शेप बनाई जाती है कि जब वो ड्राई होता है तो बड़ा हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, और इसमें बड़ी क्लियर आपको बताया गया है कि मेजरमेंट बताई गई है और क्वांटिटी बताई गई है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। हाफ अ कप ऑफ फ्लोर, हाफ अ कप ऑफ वाटर, अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, अ कंटेनर फॉर मिक्सिंग पेस्ट। तो ये देखें कि ये कंटेनर आपने पेस्ट कहाँ पे मिक्स करना है ये भी बताया गया है। न्यूज़पेपर चाहिए और इनको थिन स्ट्रिप्स में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेना है। एक बैलून चाहिए, उसको आप ब्लो अप कर लें और फिर उसके बाद उसको आगे से बांध लें। और अ स्ट्रिप ऑफ कार्ड अबाउट 30 cm बाय 3 cm बाय 4 cm। तो एक छोटा सा कार्ड का हमें एक स्ट्रिप चाहिए, कार्ड का, और स्टिकी टेप एंड सीजर्स, पेंट एंड ब्रश, वार्निश एंड ब्रश। तो ये देखें कि बड़ा क्लियरली इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, साथ में क्वांटिटी और उनकी मेजरमेंट भी बताई गई है। अब ये देखें कि इंस्ट्रक्शन कैसे दी जा रही हैं। फर्स्ट, मेक द पेस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा जी, पेस्ट बनेगा। तो उसमें सारा प्रोसेस बताया है कि किस चीज़ को किस किस तरीके से हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारे पास फिनिश्ड फॉर्म में थिक एंड क्रीमी किस्म का एक पेस्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। सेकेंड, dip the strips of newspaper into the paste and smooth them down on the unknotted end of the balloon। अब बैलून के ऊपर आपने वो स्ट्रिप्स किस तरह से चिपकाने हैं, कवर इनफ द बैलून, और इतना इनफ कवर करना है कि एक बॉल की शेप आ जाए, और 3 से 4 लेयर लगाएं और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। तो इसमें टाइमलाइन तो नहीं बताई गई कि कितनी देर में ड्राई होगा, मगर ये बता दिया गया है कि इसको आपने ड्राई करना है। तो डिफरेंट सेटिंग में ड्राई होने का टाइम डिफरेंट हो सकता है। अब अगर तो आप गर्मियों में बना रहे हैं तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो थोड़ा दिन ले लेंगे, मगर अल्टीमेटली उसको ड्राई होना चाहिए। फिर उसके बाद बॉल की बेस बनानी है, और उसको जो हार्ड पेपर है उसको काट के उसके साथ स्ट्रिप जोड़ देना है। फिर बैलून को पॉप कर देना है, यानी कि उसको हवा निकाल देनी है उसकी, और उसको उसमें से अलग करके फिर यहाँ पर एक बड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ फिर उसको एजेस को उसके फिनिश किया जाएगा, और फिर इसके ऊपर मज़ीद पेपर लगा के उसको फिनिशिंग टच दे दिया जाएगा। उसके ऊपर कलर किए जाएंगे, ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर वार्निश का फाइनल कोट होगा। सो स्टूडेंट्स, आप फर्दर इसमें देखें कि हम इसके फ़्लो चार्ट की तरफ देखने लगे हैं कि फ़्लो चार्ट इसके लिए कौन सा डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें पहला जो है मेक पेस्ट, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या क्या करना है। फिर हमने
पेपर द बॉल बैलून, हमने बैलून के ऊपर कितनी लेयर लगानी है, किस तरह से उसको पेपर करना है। फिर हमने बेस बनानी है, टेप द पेपर स्ट्रिप और कार्ड सर्कल। पॉप बैलून ट्रिम बाउल, बैलून निकाला, ट्रिम किया, उस यहाँ पर हमें अडल्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन तैयार की गई हैं। पेंट एंड वार्निश एंड फिनिश बॉल। तो ये एक पूरे का पूरा फ़्लो चार्ट है और उसके अंदर आप ये देखें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी गई है और एक फिनिश गुड की तस्वीर भी थी इसके साथ, फिनिश प्रोडक्ट की भी, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन राइटिंग। तो अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई होगी तो आप इजी क्लास प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।